ओके अब देखना अगला स्टैंडर्ड अगेन ऐसे 500 के सीरीज में है। यस डेफिनेटली इन्वेंट्री के साथ वो कारों का रिपोर्टिंग आएगा, इन्वेंट्री के साथ कारों का रिपोर्टिंग आएगा, बट पार्टिकुलर और अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो वहां पे इन दैट सिचुएशन आप सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट भी ले सकते हो कंट्रोल्स के बारे में। तो ऐसे 505 इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल कंफर्मेशन? एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब हो गया कि आप किसी स्पेसिफिक एजर्शन के बारे में किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले रहे हो। कंपनी ने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल दिए हुए, कंपनी ने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पेबल दिए हुए और आप उसके बारे में किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले रहे हो, यानी उस डेटर से कंफर्मेशन ले रहे हो, उस क्रेडिटर से कंफर्मेशन ले रहे हो दैट काइंडली कंफर्म द स्पेसिफिक अमाउंट कि जो अमाउंट मेरा क्लाइंट बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। दैट इज व्हाट वी कॉल दिस द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इट इज आल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। अब बेटा याद रखना एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लेना होता है, वो सारी चीजें तो ऐसे 505 में दी है, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है नहीं लेना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है नहीं लेना है वो आप डिसाइड करोगे ऐसे 330 में। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है नहीं लेना है, लेना है या नहीं लेना है, वेदर टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन और नॉट टू ऑब्टेन कंफर्मेशन, ये आपको डिसाइड करना है ऐसे 330 के हिसाब से, यानी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये चीज ध्यान रख के चलना। अब सबसे पहले अगर कंफर्मेशन की बात करें तो सर तो मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी डिफाइंड एज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज ए डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस। ये क्या होता है सर? एक रिटर्न रिस्पांस होता है। तो ऑरल रिस्पांस एक्सटर्नल कंफर्मेशन के दायरे में नहीं आता है। ये कंफर्मेशन किसको दिया जाता है? ऑडिटर को दिया जाता है। और कौन देता है सर? थर्ड पार्टी देता है, यानी कंफर्मिंग पार्टी देता है। और कंफर्मेशन कैसे देता है साहब? या तो पेपर फॉर्म में चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है पुराने जमाने में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर एनी अदर मीडियम। एनी अदर मीडियम में यार व्हाट्सएप को तुम नॉर्मली एनी अदर मीडियम में मान के नहीं चलते हो। एनी अदर मीडियम मतलब क्या हो गया यार? एनी अदर मीडियम मतलब वही हो गया कि मेल में कंफर्मेशन आ गया। किस में आ गया सर? मेल में कंफर्मेशन आ गया। देन उसके बाद दो तरीके के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है। एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से जो अभिनव है वो दीपिका को ना, दीपिका पादुकोण को प्रपोज करना चाहता है। अरे सर वो तो ऑलरेडी रणबीर के साथ एंगेज्ड है। ठीक है यार, एंगेज्ड है तो है ना, उसके बाद भी चीजें बन सकती हैं। तो जो अभिनव है वो दीपिका को प्रपोज करना चाहता है। अब उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब वो प्रपोज कर रहा है, वो किस तरीके से प्रपोज कर रहा है? वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखो दीपिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? और तुम चाहे हां करो चाहे ना करो, रिप्लाई जरूर करना। मतलब योर रिस्पॉन्स इज मैंडेटरी। आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पॉजिटिवली, आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पॉजिटिवली। तो ये होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये होता है साहब पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि आप सामने वाले पार्टी को रिक्वेस्ट भेजते हो और एक कंडीशन लगाते हो कि आपको रिस्पॉन्ड करना ही होगा, वेदर यू एग्री और यू डिसएग्री। या फिर इसके अंदर एक और चीज होती है कि आप एक ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज देते हो। आप सामने वाले से ये पूछ लेते हो, बताओ कि मेरे क्लाइंट को कितना पैसा देना है तुम्हें, या बताओ मेरे क्लाइंट से कितना पैसा मिलना है तुम्हें, एंड द रिस्पॉन्स इज मैंडेटरी। तो इस तरीके से क्या करते हो सर? आप एक पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हो। दूसरी चीज होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये नॉर्मली आप तब भेजते हो जब आपको इंटरनल कंट्रोल से भरोसा होता है। आप यहां क्या करते हो? पार्टिकुलरली आप कंफर्मिंग पार्टी को बोलते हो कि आप तभी रिस्पॉन्ड करना अगर आप डिसएग्री कर रहे हो। अगर आप एग्री कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां अभिनव क्या बोल रहा है? देखो दीपिका, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, बट फिर भी अगर तुम्हें इस रिश्ते से तकलीफ है तो जवाब दे देना। और अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो ये मान के चलूंगा कि तुम्हारी हां है ना। तो दिस इज द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि कंफर्मिंग पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करेगा अगर डिसएग्रीमेंट का मामला है। तो सर दोनों में ज्यादा रिलायबल कौन सा है? ऑब्वियसली दोनों में पॉजिटिव ज्यादा रिलायबल है। नेगेटिव में क्या होएगा कि कभी हो सकता है कि वो लेटर पहुंचा भी नहीं, बट आपको लग रहा है कि सामने वाले ने एग्री कर लिया। सो दैट इज वाई ऑलवेज पॉजिटिव इज मोर रिलायबल। एक होता है सर नॉन रिस्पॉन्स। तो नॉन रिस्पॉन्स यानी कि या तो दीपिका ने लेटर देखा और देख के इग्नोर मार दिया, वापस जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, या तो दीपिका ने लेटर देखा और देख के क्या कर दिया सर? इग्नोर मार दिया, दैट इज जवाब ही नहीं दिया। या फिर अभिनव की चिट्ठी कभी पहुंची नहीं, अभिनव की चिट्ठी कभी पहुंची नहीं, तो इस वजह से भी नॉन रिस्पॉन्स आ सकता है। अगली चीज है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया सर? मान लो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमें डेटर साहब से, डेटर मिस्टर राम, हमें 50 लाख डेटर राम से मिलने हैं। आपने राम से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, राम ने बोला नहीं 50 लाख नहीं, मेरे को तो 45 लाख ही देना है, यानी वो 5 लाख का डिफरेंस आ गया, 5 लाख का डिफरेंस आ गया। इसी 5 लाख के डिफरेंस को बोलेंगे एक्सेप्शन। क्लियर है? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन? कंफर्मेशन लोगे कैसे?
सबसे पहले यार आप डिटरमाइन करो कि कौन से इंफॉर्मेशन के बारे में आपने कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है जी। फिर आप डिटरमाइन करो किस पार्टी से कंफर्मेशन लेनी है। फिर आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। फिर आप रिक्वेस्ट को सेंड करो और जवाब नहीं आया और अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है तो फॉलो अप भी करके चलो। तो ये 5 चीजें आ जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सबसे पहले आप डिटरमाइन करके चलो किस इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन लेना है, फिर आप पार्टी को सेलेक्ट करके चलो, फिर आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करके चलो, फिर आप रिक्वेस्ट को सेंड करो और अगर जवाब नहीं आया और पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है तो उसको फॉलो अप करो। फिर सर 2 टाइप के रिक्वेस्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है कि रिस्पांस वाज मैंडेटरी इन केस ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो इसका जो रिस्पांस आएगा ना, माना जाएगा कि वो आपको एक रिलायबल ऑडिट एविडेंस देगा। लेकिन एक रिस्क है, रिस्क क्या है कि सामने वाला इंफॉर्मेशन को रीड भी ना करे ठीक से और ऐसे वेरीफाई कर दे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा है मैनेजमेंट। तो मतलब एक रिस्क है कि कंफर्मेशन पार्टी रिप्लाई कर सकता है विदाउट वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है जी। ऑडिटर इस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है बाय नॉट स्टेटिंग अमाउंट ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो एक तो था कि ऑडिटर ने पूछा राम बाबू 50 लाख देने हैं, राम बाबू ने बोला हाँ 50 लाख देने हैं। अब ऑडिटर क्या कर सकता है इस रिस्क को कम करने के लिए, बोल सकता है कि राम बाबू आपको कितना पैसा देना है, मतलब ब्लैंक रिक्वेस्ट भेज सकता है। लेकिन इसमें भी एक रिस्क है कि रिस्पॉन्स रेट कम होगा, बिकॉज इसमें फिर एडिशनल एफर्ट लगेगा कि राम बाबू को एक तो अपने बुक्स निकालने होंगे, बुक्स निकालकर फिगर आउट करना होगा कि कितना अमाउंट है, फिर फिल करके देना होगा। तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स ही ना आए, ठीक है। थैंक यू सो मच दिवांशु, आई एम ग्लैड कि ये जो रिवीजन वीडियोस है दैट इज हेल्पिंग एनहांसिंग योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद नेगेटिव कंफर्मेशन। अब नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या हो गया सर, रिस्पॉन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टीज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब ये हमें लेसर परसुएसिव एविडेंस देगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होगा यार, हमेशा एक रिस्क बना रहेगा ना, हो सकता है सामने वाले को चिट्ठी मिले ना। तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज करके चलोगे, तभी यूज करके चलोगे अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तभी आप नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करके चलोगे। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन कभी यूज नहीं करोगे, ठीक है सर। ये 4 कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहले रोम कम है, और इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं। रोम कम है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं। आप इससे 5 कंडीशंस भी मान सकते हो, ये एक कंडीशन में जो दिया आप इससे 2 अलग अलग कंडीशंस भी मान सकते हो कि सबसे पहले साहब रोम कम है और इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं। राम राज्य का समय चल रहा है, तो यहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन लेके काम चलाया जा सकता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बैलेंसेस और स्मॉल बैलेंसेस हैं। तो स्मॉल बैलेंसेस है मतलब रिस्क कम है और नंबर्स बहुत लार्ज हैं। लार्ज नंबर है तो क्या होगा कि आप इतने सारे लोगों को कंफर्मेशन भेजोगे, उनसे कंफर्मेशन लोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और अमाउंट स्मॉल है तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन से काम चला सकते हो सर। उसके बाद वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, मतलब डिविएशन के चांसेस बहुत ही कम है। आप काफी साल से क्लाइंट को जानते हो, आपको पता है कि कुछ मिसमैच वगैरह आता नहीं है, क्लाइंट के कंट्रोल्स बहुत ही अच्छे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जो अमाउंट वगैरह रिकॉर्ड होता है बहुत ही एक्यूरेट होता है, तो एक्सेप्शन रेट के चांसेस बहुत कम है। एंड आपके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है ये बिलीव करने का, कि सामने वाला आपका रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगा। आप तो यही मान के चल रहे हो यार मैं भेजूंगा भी पॉजिटिव कंफर्मेशन तो सामने वाले का झट झट जवाब आ जाएगा। तो आपके पास कोई ऐसा रीजन ही नहीं है ये मान के चलने का कि सामने वाला आपके कंफर्मेशन को डिसरिगार्ड कर देगा। तो ये 4 चीजें तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन फॉलो करके चलोगे। एक एग्जांपल दिया हुआ है बढ़िया सा, ये एग्जांपल रेफर कर लेना, ठीक है ना। एग्जांपल रेफर कर लेना, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है। दैट होल्डर्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स may be more likely to respond if they believe that their balance is understated। आपने अगर जो बैंक में जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है आप उनसे कंफर्मेशन मांगोगे तो जनरली उनका रिस्पॉन्स कब आएगा, अगर उनको ये लगे कि बैलेंस अंडरस्टेटेड है, बैंक उनका बैलेंस कम दिखा रहा है। लेकिन अगर उनका बैंक बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है, ओवरस्टेटेड है, तो चांसेस है कि वो जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए पार्टिकुलरली आपने क्या करना है सर, वो सेकंड वाले सिचुएशन में ना नेगेटिव कंफर्मेशन कभी नहीं लेना है, पॉजिटिव कंफर्मेशन ही लेके चलना है, बिकॉज रिस्क ज्यादा है। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आप जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करोगे आप कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखोगे, कोई भी 4 पॉइंट याद रख लेना। सबसे पहले ये सोच लो कौन सा असर्शन के बारे में कंफर्मेशन ले रहे हो, डेटर के बारे में ले रहे हो, या अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में ले रहे हो, अकाउंट्स पेबल के बारे में ले रहे हो, किस चीज के बारे में ले रहे हो। आपने वेरीफाई क्या करना है, आपने एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है, आपने कंप्लीटनेस वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद आप रोम एसेस करके चलो,
फिर आप ये सोचो कि आपका जो फॉर्मेट है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का वो क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा। फिर आप ये सोच के चलो कि आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द मेथड ऑफ योर कम्युनिकेशन, चिट्ठी के थ्रू भेजोगे, मेल आईडी के थ्रू भेजोगे, कैसे भेजोगे। और फिर फाइनली ये देख के चलना कि मैनेजमेंट ऑथराइज कर रहा है कि नहीं, फाइनली ये देख के चलना कि मैनेजमेंट ऑथराइज कर रहा है कि नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट ऑथराइज करेगा तभी आप कंफर्मेशन दे सकते हो, ये चीज याद रखना। मैनेजमेंट ऑथराइज करेगा तभी आप कंफर्मेशन भेज सकते हो, अगर मैनेजमेंट ऑथराइज नहीं करेगा तो आप कंफर्मेशन नहीं भेज सकते हो। लेकिन सर फिर तो लिमिटेशन ऑन स्कोप हो जाएगा ना। अरे यार वो आगे वो चीज आएगा कि अगर मैनेजमेंट ऑथराइज नहीं कर रहा तब आप क्या करोगे, बट मैनेजमेंट ऑथराइज करेगा तभी आप क्या करोगे सर, कंफर्मेशन भेजोगे, वरना कंफर्मेशन नहीं लोगे। उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन। अब साहब सामने वाले का रिस्पॉन्स तो आ गया, आपने कंफर्मेशन भी ले लिया, लेकिन अगेन आपके दिमाग में एक शक आ सकता है, शक क्या आ सकता है कि हो सकता है रिस्पॉन्स रिलायबल ना हो। जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो ना, एक राजा ने दूसरे राजा को चिट्ठी भेजी, या एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमिका को चिट्ठी भेजी, फिर उसने रिप्लाई किया था कि आई लव यू, मतलब दीपिका ने वहां चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में लिखा अभिनव मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन पता चला कि वो चिट्ठी बीच में रणवीर के हाथ में आ गई और उसने उस चिट्ठी को ऑल्टर कर दिया। तो देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ ऑल्टरेशन इन द रिस्पॉन्स, देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ ऑल्टरेशन इन द रिस्पॉन्स और द इंटरसेप्शन इन द रिस्पॉन्स और ए फ्रॉड इन द रिस्पॉन्स। तो अपने को उस रिस्क को कंसिडर करके चलना है, अपने को उस रिस्क को कंसिडर करके चलना है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे दैट में इंडिकेट डाउट्स अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिस दैट इंडिकेट्स डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, कि आपको डाउट आएगा कि यार रिस्पॉन्स रिलायबल है भी या रिलायबल नहीं है। तो देखो सपोज मान लो दीपिका ने ना डायरेक्टली अभिनव को चिट्ठी दी, दीपिका ने डायरेक्टली अभिनव को कॉल किया और कॉल करके बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तो इन दैट सिचुएशन क्या कोई शक की बात है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मान लो दीपिका ने वाया समवन अपना मैसेज पहुंचाया, यानी इनडायरेक्टली अभिनव को वो मैसेज मिला, तो वहां पे क्या हो जाएगा सर, रिस्पॉन्स जो है उसकी रिलायबिलिटी पे हमें शक हो जाएगा। यानी वाज रिसीव्ड बाय द ऑडिटर इनडायरेक्टली, या इट अपीयर्ड नॉट टू कम फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, ऐसा लग रहा है कि जवाब किसी और ने भेजा है। और अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर रहा है कि रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर उसका इंप्लीकेशन इवैल्यूएट करेगा ऑन हिज असेसमेंट ऑफ रोमम। तो अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि साहब रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर उसका इंप्लीकेशन इवैल्यूएट करेगा इन द असेसमेंट ऑफ रोम, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हो सकता है कि इनिशियली जो उसने रोम का असेसमेंट किया था 315 में, उसे रिवाइज करना पड़ जाए। अगला सिचुएशन है कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है टू टेक एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, कंफर्मेशन लेने से मना कर रहा है, तो आप क्या करोगे, सर हम मॉडिफाई कर देंगे जी, आपने हमारे स्कोप में लिमिटेशन लगाया तो कैसे लिखाया। अरे यार इतना बावला मत बनो, अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है, अगर तुम्हारे मां बाप कुछ मना कर रहे हैं तो उनसे पूछते हो कि नहीं, रीजन पूछते हो कि नहीं, तो मैनेजमेंट से भी रीजन पूछ के चलो। तो आप क्या करो सर, मैनेजमेंट का रीजन पता करो, हो सकता है कि रीजन जेन्युइन हो। रीजन जेन्युइन कैसे होगा सर, रीजन जेन्युइन कैसे होगा, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, और अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो उस अमाउंट को लेकर, और तब जाकर आप क्या करते हो सर कि आप कंफर्मेशन लेते हो, फिर तो आग में घी डालने वाला काम कर रहे हो आप, समझ रहे हो। तो पार्टिकुलरली आप मैनेजमेंट का रीजन देखो, अगर मैनेजमेंट का रीजन जस्टिफाइड है और कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर नहीं आ रहा, अगर मैनेजमेंट का रीजन जस्टिफाइड है और कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर नहीं आ रहा, तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके काम चला के चल सकते हो। और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी आपको एविडेंस नहीं मिला, फिर तो आप मॉडिफाई करोगे ही करोगे, समझ रहे हो। सो यही वाली बात यहां पे दी हुई है। एंड द फाइनल टॉपिक, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स या फिर रिस्पॉन्सेज ऑफ एन ऑडिटर टू रिक्वेस्ट। ठीक है जी, When evaluating the results of individual external confirmation request, ऑडिटर क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करेगा। अब रिस्पॉन्स आ गया है, चिट्ठी का जवाब आ गया है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब आप क्या क्या चीजें देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे रिस्पॉन्स रिलायबल है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तो आप इवैल्यूएट करोगे इंप्लीकेशन ऑन द असेसमेंट ऑफ रोम। फिर एक दूसरा सिचुएशन में जवाब आया ही नहीं है, नॉन रिस्पॉन्स है, तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलोगे। तीसरा सिचुएशन है कि रिस्पॉन्स आया है मगर मैच नहीं कर रहा, मिसमैच कर रहा है। रिस्पॉन्स आया है मगर मैच नहीं कर रहा, मिसमैच कर रहा है, यानी एक्सेप्शन है। राम बाबू ने जवाब दिया नहीं 50 लाख नहीं देना मेरे को, तो 45 लाख ही देना है, यानी देयर इज एक्सेप्शन। तो आप इन्वेस्टिगेट करके चलोगे कि ये जो 5 लाख का डिफरेंस है, पार्टिकुलरली ये कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ये क्या नहीं है सर, मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, तो आप उस चीज को इवेल्युएट करके चलोगे। बिकॉज अगर राम बाबू बोल रहा है 45 लाख है, कंपनी बोल रही है 50 लाख है, यानी 5 लाख का मिस स्टेटमेंट का चांसेस है बुक्स में, तो आप उस चीज को इवैल्यूएट करके चलोगे कि वहां पे मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रख के चलनी है, और हमारा ये वाला स्टैंडर्ड भी यहां पे खत्म होता है। दैट इज एस 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
कमेंट करके बताना भाई मजा आया कि नहीं आया, चीजें क्लियर हुई कि नहीं, जो भी स्टैंडर्ड्स अपन ने किया है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, चीजें ज्यादा रिटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही, प्लीज कमेंट करके बताना।